नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल क्लियर किया है जिसका नाम है शांति बिल 2025। अब इस बिल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसे प्राइवेट करने जा रही है, यानी उसका प्राइवेटाइज करने जा रही है। इससे कहीं ना कहीं भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है अब वो और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल क्लियर किया है उससे भारत का जो बेस लोड एनर्जी है वो बढ़ेगा, एंड इसके अलावा एसएमआर और जो रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी इसमें कहने की काफ़ी बेहतरीन तरीके से अब नए नए रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार भारत के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 यानी शांति बिल क्लियर किया है, और इस बिल के तहत भारत के द्वारा अपना जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है। और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो बेस लोड क्लीन एनर्जी है वो बढ़ेगा, एंड इसके अलावा एसएमआर और जो न्यू रिएक्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गति मिलेगी। यानी इससे कहने की भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो और बेहतरीन तरीके से अब परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब ये ऐतिहासिक बदलाव है वो भारत के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत का 100 गीगावाट एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को गेन करने का 2047 तक का लक्ष्य है, उसे गेन करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे कहने की बेस लोड एनर्जी सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, एंड इसके अलावा भारत का जो रिफॉर्म्स लाने का नया जो एजेंडा था वो भी इसे कहने की अब पूरा करेगा। अब ये जो बिल है वो क्या है और इसे शांति ही क्यों कहा गया, तो कैबिनेट के द्वारा एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 इसे अप्रूव किया है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, यानी इसे शांति बिल कहा जा रहा है। एंड इसके अलावा दिस विल अमेंड एग्जिस्टिंग जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का है उसे जी संशोधित करेगा, एंड इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज CL&D एक्ट 2010 इसे भी ये कहने की संशोधित करेगा। और इससे कहने की जो न्यूक्लियर जो ये बिल है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, खास तौर पर न्यूक्लियर सेक्टर का। यानी इससे कहने की अब जो न्यूक्लियर सेक्टर का अब तक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो अब इस बिल के तहत पूरी तरीके से बदल जाएगा। एंड जो पुराने कानून थे उसके अंदर क्या लिमिट्स थी, क्या लॉ थे, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 इसके अंदर ओनरशिप एंड ऑपरेशन थी न्यूक्लियर प्लांट्स की, वो लिमिटेड थी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड इसकी कंपनीज के पास, एंड इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स हैं उनके पास। यानी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी कंपनी और इसके अलावा इसके जो प्राइवेट सेक्टर का जो जॉइंट वेंचर्स हैं उन तक इसका जो एक्सेस था वो लिमिटेड था। इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो ना तो लाइसेंस ले सकती थी और ना ही इसके लिए यानी एटॉमिक एनर्जी के लिए कोई काम कर सकती थी। और इसके अलावा साल 2015 में आकर के अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के द्वारा NPCIL जो जॉइंट वेंचर के तौर पर PSU के साथ मिल करके इसे अलाउ कर दिया गया कि ये इसमें काम कर सकेगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर तब भी जो प्राइवेट एंड जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इससे बाहर थी। यानी इसमें फॉरेन कंपनीज ना तो इन्वेस्ट कर सकती थी और ना ही इसके लिए कुछ काम कर सकती थी, यानी कुछ भी नहीं कर सकती थी। खासतौर पर प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज इससे पूरी तरीके से आउट थी। एंड इसके अलावा अभी जो बदलाव किया गया है उससे कहने की कानूनी और जो संरचनात्मक चेंजेस हैं वो अब इस बिल के तहत आने वाले हैं। शांति बिल के तहत इसकी जो कंपनी की डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, एंड प्राइवेट कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर थी अब वो भी न्यूक्लियर पावर के लिए अब उसके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लाइसेंस ले सकेंगी। यानी अब इससे कहने की कंपनी एक्ट 2013 का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बदलने वाला है। एंड इसके अलावा इसके अंदर इस प्रपोजल के अंदर प्राइवेट कंपनीज अब एक जो माइनॉरिटी इक्विटी है वो ले सकेंगी 49% तक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर। यानी जो न्यूक्लियर परमाणु प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर 49% तक वो हिस्सेदारी अब ले सकेंगी। लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका जो कंट्रोल रहेगा, एंड इसके अलावा इसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास कंट्रोल रहेगा। यानी पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज हैंडल नहीं करेंगी, लेकिन 49% तक उन्हें हिस्सा मिल जाएगा, और इस हिस्से के तहत वो अब उन प्रोजेक्ट्स में पूरी तरीके से काम करेंगी। लेकिन फिर भी उनका पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके इंस्टीट्यूशंस के पास रहेगा। एंड प्राइवेट सेक्टर एंट्री, एंड अब ये प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी तो ये किस तरीके से रोल प्ले करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिंग और प्लांट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगी, वो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग
करेंगी एटॉमिक मिनरल्स की, एंड इसके अलावा फ्यूल फैब्रिकेशन करेंगी, एंड इसके अलावा न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, जो न्यूक्लियर पर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बनाएंगी, एंड इसके अलावा सम पार्ट ऑफ प्लांट ऑपरेशन एंड आरडी, स्पेशली इन स्मॉलर जो मॉड्यूलर रिएक्टर है, एसएमआरस हैं उनके अंदर, एंड सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर। यानी प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्लांट बनाने या उनमें इन्वेस्ट करने तक सीमित नहीं रहेंगी, वो यहाँ पर माइनिंग करेंगी मिनरल्स को, एंड इसके अलावा फ्यूल फैब्रिकेशन करेंगी, इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, खास तौर पर स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, एसएमआरस हैं उनके लिए, एंड इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए। यानी पूरी तरीके से भारत के अंदर अब ये जो कंपनीज हैं वो काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड रहें, अब वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड तौर पर जो पूरी तरीके से काम करने वाली हैं। एंड इसके अलावा फॉरेन कंपनीज एंड ग्लोबल सॉवरेन जो वेल्थ फंड्स हैं वो भी अब यहाँ पर इंडियन जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जेवी और इक्विटी के तौर पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। यानी अब भारत के अलावा ग्लोबल और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी अब यहाँ पर एक सॉवरेन फंड के तौर पर इन्वेस्ट कर सकेंगी भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जेवी और इक्विटी के तौर पर अब भारत के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकेंगी। एंड चेंजेस इन न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, यानी अब जो जिम्मेदारी का कानून है उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। यानी फॉरेन सप्लायर्स लाइक वेस्टिंग हाउस, ईडीएफ, इसे दिक्कत थी और ये काफ़ी लंबे टाइम से कह रहे थे कि भारत के अंदर जो राइट ऑफ रिकॉर्स एंड इसके अलावा रिकवरी के जो लॉ है उसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सीएलएनडी एक्ट 2010 के तहत ये बैरियर बना हुआ है इनके लिए, और इसी वजह से ये भारत में एंट्री नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जैसे ही ये नया संशोधन हुआ है, इससे कहने की सीएलएनडी एक्ट एंड इसके अलावा न्यूक्लियर जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें संशोधन होगा, एंड इससे कहने की ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, सप्लायर्स लायबिलिटीज़ हैं, एंड ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी एंड लिमिटेड हो जाएंगी। इससे कहने की कंपनीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड इससे कंपनसेशन फॉर द विक्टिम रिमेन इन द प्लेस। यानी इसके अलावा जो भी विक्टिम रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, उन्हें यहाँ पर कंपनसेशन भी मिलेगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज अब भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी, ऑटोमेट पावर प्रोजेक्ट्स हैं खासतौर पर उनके अंदर भी अब आकर के इन्वेस्ट करना भारत में अब शुरू कर देंगे। एंड इसके अलावा वाई सो इम्पोर्टेंट फॉर बेस लोड एनर्जी, यानी बेस लोड जो एनर्जी है उसके लिए ये इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। तो भारत का जो करेंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है भारत के पास वो 8 गीगावाट से भी कम है, लेकिन भारत की सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। यानी वर्तमान जो एनर्जी है भारत के पास उसका 10 गुना तक इसकी ग्रोथ करनी है। एंड बीते 10 वर्षों के अंदर भारत के द्वारा फास्ट सोलर ग्रोथ की गई है, एंड विंड से इंक्रीज की गई है। एंड इसके अलावा जैसे ही भारत के अंदर जो सोलर पावर है एंड विंड एनर्जी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस विंड ग्रिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी आ गई है। यानी जैसे ही यहाँ पर सन या कोई हवा नहीं चलती है, सूरज चला जाता है, तो यहाँ पर पावर सडनली कट हो जाती है, और इससे कहने की जो पावर ग्रिड की अनस्टेबिलिटी है और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसी वजह से अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे एक स्टेबल बेस लोड के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे 24 घंटे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकेगा भारत अपने देशवासियों को। एंड इसके अलावा एसएमआर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट का जो मिशन है उसकी बात करें तो यहाँ पर यूनियन बजट 2025-26 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, और इसके अलावा इसके लिए आउटले रखा था 20,000 करोड़ रुपए का। एंड इसमें फोकस किया गया था एसएमआर और एंड इसके अलावा एडवांस जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी है उस पर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही जब 25-26 का यूनियन बजट अनाउंस किया था उसमें 20,000 करोड़ रुपए का इस पर जो है पूरी आउटले रख लिया था, और इसमें एसएमआर और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया था। एंड इसके अलावा टारगेट इज टू मेक एट लीस्ट 5 इंडिजियस एसएमआर ऑपरेशनली 2033, यानी 2033 तक स्वदेशी 5 एसएमआर ऑपरेशनली भारत को डेवलप करने हैं, ऐसा इसका टारगेट रखा गया था। एंड इसके अलावा हुज डिज़ाइंस आर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई, इसके द्वारा एंड इसकी एजेंसीज के द्वारा बनाए जाए। यानी इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 5 स्वदेशी यहाँ पर एसएमआर बनाने हैं ऑपरेशनली 2033 तक, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा यानी इसके द्वारा बनाए जाएं, इसकी एजेंसीज के द्वारा बनाए जाएं। ऐसा यूनियन बजट जब अनाउंस किया था तभी इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट बना करके रख लिया था।
एंड इसके अलावा टेक्निकल स्टेटस ऑफ एसएमआर इन इंडिया, यानी टेक्निकल स्टेटस की बात करें एसएमआर की भारत में, तो अकॉर्डिंग टू डीएई के अनुसार यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल्ड डिज़ाइन एसएमआर की है, वो एसएमआर 55 है। एंड इसमें 200 मेगावाट कैपेसिटी है। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी बीएसएमआर इसके तहत, एंड इसमें एडवांस स्टेज है। एंड इसके अलावा एंड देयर फर्स्ट डिमोस्ट्रेशन यूनिट कैन बी बुल्ड ऑन डीएई ओवन साइट इन 60 to 72 मंथ, यानी इसकी जो फर्स्ट डिमोस्ट्रेशन जो यूनिट है वो अब बनाई जाएगी डीएई के द्वारा खुद ही अपनी साइट पर, और 60 से 72 महीने के अंदर। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो ऐसा जो है करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऐसा जो प्रोजेक्ट है उसकी यूनिट जल्दी बनने वाली है। एसएमआर आर अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड बैंक फाइनेंस ड्यू टू द स्मॉल साइज, यानी एसएमआर से हैं वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एंड बैंक फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी कम है। एंड इसके अलावा मॉड्यूलर डिज़ाइन, एंड इसके अलावा रिलेटिव लो अपफ्रंट कॉस्ट, यानी इसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेस लोड का वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसके अलावा इसमें कैप्टिव इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी यहाँ पर भारत की जो न्यूक्लियर पावर है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ होगा एंड कैप्टिव भी यूज़ होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा भारत में अभी भी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन भारत तब भी न्यूक्लियर एनर्जी पर स्टैंड करता हुआ जा रहा है। एंड इसके अलावा फंडिंग एंड एफडीआई एंगल की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा 50% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हिस्सेदारी देने के लिए पहले से ही जो है एस्टिमेट बना लिया गया है कि भारत सरकार 2047 तक अपना 100 गीगावाट एनर्जी जो कैपेसिटी है उसे गेन करने के लिए 50% हिस्सेदारी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को अब देने वाली है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़े लेवल पर प्राइवेट जो कैपिटल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ पर लोन की भी ज़रूरत होगी। एंड इसके अलावा गल्फ एंड जो अदर रीजन है उनके द्वारा और उनकी सॉवरेन फंड्स के द्वारा यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी दिखाने के लिए उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर भारत के जो एसएमआर वैल्यू चेन है एंड न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए पहले ही जो है अपना इंटरेस्ट शो कर दिया गया है कि वो भारत के अंदर एसएमआर के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड दिस कैपिटल फ्लो विल बी पॉसिबल आफ्टर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन ओपन्स लीगली, यानी जैसे ही प्राइवेट पार्टिसिपेशन लीगली ओपन हो जाएगा ये जो है पॉसिबल होगा। और यहाँ पर गल्फ एंड अदर क्षेत्र के जो भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं वो भी अब यहाँ पर भारत के अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क की बात करें तो बिल प्रोपोजेस आ क्रिएट टू सेंट्रलाइज न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी, यानी इस बिल के तहत एक न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो हैंडल करेगी सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस को टू कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी आईएईए के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। भारत के अंदर एक न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो हैंडल करेगी सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है इसके मानकों को पूरी तरीके से भारत के अंदर रेगुलेट करेगी। एंड इसके अलावा देयर इज ऑल्सो टाक ऑफ क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल फॉर न्यूक्लियर रिलेटेड डिस्प्यूट क्लेम, यानी यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा और इस प्रकार के न्यूक्लियर को लेकर के कोई विवाद होते हैं तो उन्हें यहाँ पर जल्दी सुलझाने के लिए, और ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं और लीगल अनसर्टेनिटीज़ हैं उनकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट जो है भारत के अंदर डिले ना हो। यानी इस प्रकार से भारत के अंदर न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस को देखेगी जो जो इंटरनेशनली आईएईए उसके साथ मिल करके। एंड इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसे छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं क्लेम्स हैं उन्हें यहाँ पर जल्दी सुलझाया जा सके ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर डिले ना हो सके, वो रुके ना। एंड इसके अलावा लिंक टू गवर्नमेंट्स रिफॉर्म टू पुश, यानी गवर्नमेंट के लिंक की बात करें तो जैसे भारत के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म लाए थे उसी प्रकार से भारत सरकार अब न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाना चाहती है। फुल गवर्नमेंट कंट्रोल मॉडल टू पब्लिक प्राइवेट मॉडल, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा फुल लेकिन प्राइवेट पार्टनर मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट मॉडल है वो इसके अंदर मिलकर के काम करेगा। ऐसे कहने की भारत की जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसे टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड इनोवेशन मिलेगा और वो काफ़ी ज़्यादा इसे मजबूत करेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर 20 सालों के अंदर जो इंडो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी यानी भारत और यूएस के बीच, उसके 20 साल बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो देखने को मिला है। ये रियलाइज़ करेगा कॉमर्शियल पोटेंशियल को एंड इसके अलावा जो ऑनबोर्ड करेगा जो सॉवरेन रिएक्टर टेक्नोलॉजी है उसको एंड उसके सप्लायर्स को। एंड इससे कहने की भारत का जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। यानी भारत का जो
ऊर्जा सुरक्षा है वो भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इससे मजबूत होता हुआ दिखेगा। यानी जिस प्रकार से भारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूल से मिलकर के काम करेगा एंड प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं एंड इसके अलावा अदर जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर रिलेटेड, वो सभी प्रॉब्लम्स अब इससे सॉल्व हो जाएंगी। और जो पुरानी व्यवस्थाएं थी एटॉमिक एक्ट के तहत और CLND एक्ट के तहत, वो सब इस एक्ट के तहत संशोधित करके ख़त्म कर दी जाएंगी। और इससे अब प्राइवेट जो सेक्टर है वो अब गवर्नमेंट के इस प्रकार के काम में भी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर अब जो है काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।